नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि मणिपुर हिंसा की वजह से गलतफहमी पैदा हुई है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमीशन हिंसा की जांच करेगी। सीबीआई भी हिंसा से जुड़े केस की जांच करेगी और कल से सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। शाह मणिपुर के 4 दिन के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। उन्होंने कहा कि हिंसा में मारे गए लोगों को 5 लाख मणिपुर सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार देगी। शाह ने बुधवार को इम्फाल में एक राहत शिविर का दौरा किया। यहां मैतेई समुदाय के लोग रह रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि मणिपुर में जल्द शांति बहाल होगी। जल्द ही लोगों को घरों में वापसी सुरक्षित कराई जाएगी। शाह ने कुकी समुदाय के संगठनों के साथ भी बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मणिपुर की शांति सर्वोच्च प्राथमिकता है। शांति बहाली के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। 29 मई को मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचते ही अमित शाह ने सबसे पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन से मंत्री और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन डेका भी मौजूद रहे। शाह ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। उन्होंने राज्य में राशन और तेल जैसी जरूरत चीजों को सप्लाई को बेहतर करने की भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार सुर्खियां बन रही थी। वहीं अमित शाह 4 दिन के दौरे पर मणिपुर में हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में वो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन से बैठक की। उनके साथ तमाम मंत्री और राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। वहीं अलग अलग संगठनों से गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और उनसे मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा हुई है इसमें गलतफहमी है, लोगों को सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, इस वजह से यह हिंसा हुई है। फिलहाल हर परिवार के मृतक परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात उन्होंने कही है। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सर्वेश्वर पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश्वर जी, सवाल वही कि गृह मंत्री अमित शाह का 4 दिन का मणिपुर का दौरा है। मणिपुर हिंसा को लेकर वो तमाम वहां के जो स्थानीय संगठन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने ये घोषणा की है सर्वेश्वर जी कि जिन पारिवारिक लोगों की मौत हुई है इस हिंसा में, उनके परिवार के लोगों को वो एक सदस्य को नौकरी और 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि। फिलहाल इस हिंसा का मेन कारण आपको क्या लगता है सर्वेश्वर जी? हेलो जी जी सर्वेश्वर जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, इस हिंसा को उग्रवादी संगठनों ने हेलो जी जी सर्वेश्वर जी, आप अपनी बात रखें। आपकी बात इस स्पष्ट रूप हिंसा से को जी जी किसी पॉलिटिकल पार्टी की सह है जो भारत में दंगे फैलाना चाहती है, उस राज्य को अस्थिर करना चाहती है। क्योंकि आप देखिए 2014 के बाद से हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसमें स्थिरता आई है। जो भी वहाँ पे इंसर्जेंसी थी उसमें कमी ना के बराबर हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये किसी न किसी भारत विरोधी जो तत्व है उनको ये पच नहीं पा रहा था और इसीलिए ये सब किया कराया जा रहा। अब देखिए वहाँ के जो भी इंडिजीनियस पीपल्स हैं उनके लिए समान अधिकार कानून होने चाहिए, लेकिन एक उग्रवादी संगठन दूसरे वहाँ रहने वाले बसिंदियों को अगर ऐसे मार पीट रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल सर्वेश्वर जी, लेकिन आपने जैसा कहा कि इस हिंसा के पीछे उग्रवादी संगठनों का हाथ है। फिलहाल इस पर सीबीआई जांच कर रही है और इंटेलिजेंस भी जांच कर रही है। इस बात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने दी।
क्या आपको लगता है कि अमित शाह ने कहा कि गलतफहमी के शिकार हुए हैं लोग, इस वजह से यह हिंसा हुई? नहीं नहीं, कोई गलतफहमी के कोई शिकार नहीं हुआ है। ये जानबूझ के सोची समझी रणनीति के तहत यह हिंसा की गई है। इसमें यहाँ पे आपको कोई भी गलतफहमी नहीं है। ये जानबूझ के एक जो सोची समझी साजिश देखिए, आप देखिए कि कितने लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, और एक वर्ग के खिलाफ ही वहाँ पे ये हिंसा की जा रही है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। इस हिंसा में, जैसा कि मैंने कहा कि जो पिछले 7 दशकों से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट था, वो इंसर्जेंसी और इस हिंसा की आग में झुलस रहा था। और यही किसी जो पॉलिटिकल पार्टी जो थे, जो अपना रोटी सेकते थे, वो उनकी अब दाल गल नहीं रही है। तो मेरा लगता है कि उनकी भी संलिप्तता होगी। और अब मैं किस पॉलिटिकल पार्टी की ओर इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे 7 दशक से एक ही पॉलिटिकल पार्टी का राज होता था। आप और आपके दर्शक भली भांति समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश्वर जी, और ये हिंसा कराने का पीछे, अगर आप नाम नहीं लेना चाहते तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, लेकिन हिंसा कराने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, हिंसा कराने का एक सिंपल सा कारण है कि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में भी अपने पैर पसार चुकी है। वहाँ पे इंसर्जेंसी खत्म हो चुका है। जो उग्रवादी संगठन और जो पॉलिटिकल पार्टी ये हिंसा करके अपना दाल रोटी सेकते थे, वो सेंटर के पैसे जाते थे, वहाँ डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं होता था, और इनके पास पैसे आते थे, ये उग्रवादी संगठन समहाउ लिप्त रहते थे। और ये अपनी फिर से वो जो डर और भय का माहौल बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब इनको पता होना चाहिए कि 2014 के बाद से भारत में एक ऐसी सरकार आई है जो इन उग्रवादियों के उनके दिल में घुस के मारने के लिए जानी जाती है। बिल्कुल। और सर्वेश्वर जी, हर जगह पर, वहां पर जगह जगह पर राहत शिविर बनाया गया है, और गृह मंत्री अमित शाह ने जिन परिवारों के लोग इस हिंसा में अपने जान दिए, जिनके जान गए, उन परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने की बात की। क्या आपको लगता है कि इस हिंसा की भरपाई कर पाएगा? देखिए, नौकरी किसी को हो, उससे जिसकी जान चली गई, जिस परिवार के लोग, जिसका बेटा चला गया, जिसका हस्बैंड चला गया, जिसकी माँ चली गई, बहन चली गई, वो नौकरी तो एक कहते हैं ना कि दिलासा देने की बात है। उस कमी की भरपाई तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता। लेकिन हाँ, जो सरकार वादा कर रही है वो समय रहते उनके परिवार को मिल जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप ये देखो ना कि वो अपने घर बार, जो वर्षों से जो घर आदमी एक घर बनाने में बरसों लग जाते, उस घर में जो रह रहे थे, उस घर बार को छोड़ के भागना पड़ रहा है उन लोगों को। तो कितने दुख की बात है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये इस हिंसा में जो भी संलिप्तता जिसकी होगी, उसको समूलः विनष्टि, उसे खत्म कर देना चाहिए। उसी में सबकी भलाई होगी। वहीं सर्वेश्वर जी, समय रहते वीरेंद्र सरकार थे, समय रहते अगर सरकार, राज्य सरकार कदम उठाई होती इस हिंसा को लेकर, आपने देखा पैरामिलिट्री फोर्स से लेके तमाम आरएफ के जवान तक, तमाम बड़े सैनिक, यानी पूरी तरीके से मणिपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लगातार वहां पुलिस फोर्स भेजी जा रही थी, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार की थी ही। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे परिवार क्या, अगर हम कह दें तो कम से कम हजारों परिवार के लगभग करीब हैं जो पूरी तरीके से इस हिंसा में मिट प्रभावित गए है। हैं। देखिए, आपने सही कहा। अगर इसमें इन वीरेंद्र सरकार की जो है वो विफल रही है, और दूसरा हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये उग्रवादी किसके सह में इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। और फिर जो है सरकार समय रहते सचेत नहीं हो पाई और इन लोगों को विस्थापित होना पड़ा। ये बहुत दुख की बात है। और मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी को सोचना पड़ेगा वहाँ पे कि आखिर ये इंटेलिजेंस फेल्योर कहाँ रही और कौन इन लोगों को भड़का रहा है, उनके तथ्य तक जाना पड़ेगा। क्योंकि ये बिल्कुल सर्वेश्वर जी, और सवाल यही है कि आपने देखा होगा इसके पहले, चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र में हो, जब रात्रि चुनाव हुआ था उसके बाद कुछ दिनों तक सरकार नहीं बनी, तो उस दौरान भी आपने देखा कि कई पार्टियों की, यहाँ तक कि बीजेपी की तरफ से भी यही आवाज उठ रही थी उस समय भी, कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लेकिन मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई, इतने लोगों की जान गई, इतने हजार लोग बेघर हो गए। पूरी तरीके से अगर कहा जाए, मणिपुर की जो स्थिति थी
वो पूरी तरीके से बदल गई, मणिपुर ही बदल गया इस हिंसा। तो क्या वहां पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता था? नहीं, देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने की ऐसी नौबत नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप देखो, ममता बनर्जी लैंडस्लाइड विक्ट्री बंगाल में करती है और वहां पे जानबूझ के ममता बनर्जी ने पहले ही बोला था कि इन जो सेंट्रल फोर्सेस को जाने दो, फिर इनको बताएंगे। और उनके जितने भी पार्टी वर्कर्स थे, कैसे जो भी बीजेपी पार्टी वर्कर्स थे, उनके घरों में घुस के रेप किया। 60 साल की लेडी का रेप कर रहा उसके ग्रैंडसन के पोते के सामने में। आप अंदाजा लगा सकते हो। तो कायदे से तो बीजेपी को उसी समय बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, भले ममता बनर्जी जीत के भी आई हो। तो हिंसा, बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, कोर्ट का रास्ता अपनाया। लेकिन क्या हो रहा है देखो, जिस 60 साल की लेडी का उसके पोते के सामने में रेप हुआ है, अभी तक न्याय की गुहार लगा रही है, सीबीआई इंक्वायरी भी हो रही है, लेकिन जज का तक कोई भी जो आरोपी है वो ठीक तरीके से न तो पकड़ा गया है, न उस पर कोई खास कार्रवाई हो रही है। तो राष्ट्रपति शासन वहां पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा जाएगा तो एक रॉन्ग सिग्नल हो जाएगा। उसमें लगेगा कि ये सरकार डर गई है। वहां पे जो भी दोषी है, अगर सरकार में बैठा कोई मंत्री या कोई ऑफिसर, सिक्योरिटी का कोई ऑफिसर जानते हुए भी लापरवाही बरता है, तो उस पे गाज गिरनी चाहिए, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को पीसफुल रूपेण से चलना चाहिए वहाँ। बिल्कुल सर्वेश्वर जी, फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का 4 दिवसीय दौरा है। माना यह जा रहा है कि हिंसा पूरी तरीके से रुकेगी और जिन परिवारों के लोग खोए हैं उन परिवारों को कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का 4 दिन का दौरा है। लोग अमित शाह अलग अलग समुदाय के लोग, संगठन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिला रहे हैं और हिंसा को न करने और हिंसा से दूर रहने की भी बात वो कह रहे हैं और पूरी तरीके से उनके साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार खड़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 29 मई की बात थी जब राजस्थान के 2 दिग्गज नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली दरबार में बुलाया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों को तलब किया। खड़गे के निर्देश पर अपने अपने तेवरों को साथ लिए दोनों नेता दिल्ली दरबार में हाजिर हुए थे। दोपहर से देर शाम तक मंथन चला, सुलह के पूरे प्रयास किए गए और यहां तक कि कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं को एक साथ बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐलान करा दिया कि राजस्थान की इकाई में सब कुछ अब ठीक चल रहा है। मगर कांग्रेस की राजस्थान इकाई में हालात इसके उलट ही बने हुए हैं। पहले की तरह अब भी राजस्थान में कुर्सी पर तकरार जारी है। कांग्रेस हाईकमान की राजस्थान की इकाई में कला को खत्म करने की कोशिश लगभग फेल होती जा रही है। दिल्ली से लौटते ही दोनों नेताओं ने अपने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सचिन पायलट के बागी तेवर बने हुए हैं, वो अपने ही सरकार के विरोध में डटकर खड़े हुए हैं और वो सार्वजनिक तौर पर मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुलकर सचिन पायलट को निशाने पर ले रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि पार्टी अब भी 2 धड़ों में बंट चुकी है। सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत का धड़ा दोनों आमने सामने है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि वह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे और युवाओं के भविष्य के साथ राज्य सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार और युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने 15 मई को जयपुर में अपनी बैठक में युवाओं से वादा किया था और मैंने उस समय जो कहा था कि वह मैंने दिल्ली में पार्टी के नेताओं के सामने रखा। अब सब कुछ पार्टी के शीर्ष नेताओं के संज्ञान में है। पायलट ने यह भी कहा कि उन्होंने दिल्ली में शीर्ष नेताओं के सामने युवाओं की शिकायतों को रखकर कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि पार्टी ने कई मौकों पर सुझाव दिया। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां महिला पहलवानों के धरने को लेकर जंतर मंतर से हटाए और पुलिस कार्रवाई को लेकर किसानों में नाराजगी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 से 5 जून तक देश भर में विरोध प्रदर्शन कराने का ऐलान किया है। इस क्रम में बृहस्पतिवार को टप्पड़ इंटरचेंज
के पास किसानों की महापंचायत होगी, जिसे भाकियू नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। टप्पल किसान महापंचायत बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस महापंचायत से पश्चिम यूपी में महिला पहलवानों के समर्थन में बड़े आंदोलन की घोषणा भी संभव हो सकती है। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासनिक अफसर भी सक्रिय रहे हैं। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात करने के साथ ही स्थानीय अभिसूचना कई को भी सक्रिय किया गया है। उधर सक्रिय किसान संगठनों द्वारा शहर के तस्वीर महल स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह पार्क में सुबह 11 बजे से धरने की घोषणा की गई है। धरने के बाद मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं दिल्ली में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या की आरोपी साहिल की पुलिस हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। साहिल की 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड गुरुवार को 1 जून को खत्म हो गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे रोहिणी कोर्ट में पेश कर रिमांड बढ़ाने की अपील की। कोर्ट ने पुलिस की अपील को स्वीकार करते हुए साहिल की 3 दिन की रिमांड बढ़ा दी। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की लड़की साक्षी की चाकू मारकर हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने साहिल को आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी साहिल की पुलिस हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। पुलिस अब आरोपी साहिल से हत्याकांड से जुड़े अन्य जानकारियां निकलवाएगी। गौरतलब है कि 28 मई की रात दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में आरोपी साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। आरोपी साहिल ने 16 वर्षीय लड़की को पत्थर से कुचल कर मारने से पहले 20 से अधिक बार उस पर चाकू से वार किया था। सवाल यह है कि लगातार पुलिस इसे रिमांड पर ले रही है। साहिल हैवान है। साहिल एक ऐसा अपराधी है जिसने मर्यादा सभी लांघ दी। उसने जिस हिसाब से साक्षी का मर्डर किया, कत्ल किया, वो दिल को दहलाने वाला दृश्य है। इस सीसीटीवी फुटेज को जो कोई भी देखा वही दुखी है। इस हत्यारे पर सभी फांसी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का भी कहना है कि जल्दी से जल्दी सभी साक्ष्यों को हम कोर्ट में रखेंगे और उम्मीद है कि इस आरोपी साहिल को हम फांसी के तख्ते तक ले जाएंगे। वहीं तमाम आरोप और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मर्डर केस को लेकर दुख जताया था। इस बात की जानकारी बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने दी। हंसराज हंस जब साक्षी के परिवार से मिले, उनके माता पिता से मिले, तब हंसराज हंस ने कहा, इस हत्याकांड की जानकारी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली, उन्होंने तुरंत ये कहा कि न्यायिक जांच होगी पूरी तरीके से, लेकिन इस हत्याकांड के बाद मैं काफी दुखी हूं। वहीं लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं इसमें 2 गुट बन गए हैं। एक इसको अपराध की दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, दूसरा इसे लव जिहाद की दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि साहिल खान है, मुस्लिम है, उसने लव जिहाद किया है। वहीं उसके हाथ पे कलावा मिला, जिसके बाद लोग प्रश्न खड़े करने लगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जोधपुर के चोखा इलाके में मेरी एक पीठ से बात हो रही। आपको बता दें कि विष्णुमल पाकिस्तान से आए ज्यादातर रिफ्यूजियों की तरह से वो चेहरा दिखाने को तैयार नहीं। कहते हैं कि वीडियो देखकर वहां छूटे हमारे लोगों को और सताया जाता है। जानते हैं कि उनके कोई सहारा नहीं है, चाहे जिस हाल में रह रहे हों। यही कहना है। जनवरी में तीर्थ यात्रा के नाम पर हरिद्वार पहुंचे विष्णु वहां से होते हुए जोधपुर आ गए। ये राजस्थान का वो इलाका है जहां झील समुदाय के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। आपको बता दें कि पहले से बसे हुए भी हैं लोग और नए आ रहे हैं। वो कहते हैं, हमने सोचा कि दूध में पानी की तरह मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो उजाड़ दिए गए। मार्च से
जून तक यहाँ की हवाएं एक खास खुशबू में डूबी रहती हैं। आमों की महक, किस्म किस्म के आम यहाँ बाग बाड़ियों की देखने के लिए मिलती है। टोकरियों में सजाए ये खास फल वहाँ के खास लोगों तक जाता है। लकड़ी की पेटियों में भरकर 7 समंदर लांघता है। बस खेत किनारे बनी झोपड़ियों तक नहीं पहुंच पाता। इन्हीं में एक झोपड़ी विष्णु की भी है। विष्णु बताते हैं कि मिट्टी और फूस से बना घर था। बारिश में पानी आसमान से कम हमारी झोपड़ी में ज्यादा टपकता था। गर्मियों में सूरज वही डेरा डाले रहता था। ये पुश्तैनी झोपड़ी थी। मेरे बाबा भी यहाँ रहते थे, उनके बाबा भी, और अब मेरा परिवार यहाँ पल रहा था। पक्का घर होता था। महीनों भर काम करते थे तो 1500 दिनों की तनख्वाह मिलती थी। किसी न किसी बात पर उन तनख्वाहों में से कटौती भी हो जाती थी। देर से आए पैसे काटो, रुककर बीड़ी पी लो, पैसे काटो, बारिश नहीं हुई तनख्वाह ले लो। और उसका तनख्वाह अगर समय से पहले उसे रोक दिया जाता था। ये कहानी है विष्णु की, जो पाकिस्तान में पूरी तरीके से अपने आप को गिरवी रख दिया था। उन्होंने कहा कि तानाशाही क्या होती है, गरीबी क्या होती है, बेबसी क्या होती है, ये कोई हमसे पूछे। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।